जी दोस्तों, आज हम एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, तो सोचा इसको रिकॉर्ड कर लें ताकि आपके साथ शेयर कर सकें। इस एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में वो जहाज़ भी मौजूद है जिसने जापान पर पहला एटॉमिक बम गिराया था। वाशिंगटन डीसी में दो एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम हैं। एक वाशिंगटन डीसी के अंदर है और जो दूसरा जिधर हम जा रहे हैं ये वर्जीनिया में है, डलस एयरपोर्ट के पास है। और ये है इलाका जो है, ये है हेरंडन का, हेरंडन वर्जीनिया। दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने अपनी पहला जो प्लेन था उसकी सक्सेसफुल फ़्लाइट की थी। और ये म्यूज़ियम जो कि उसके एग्जैक्टली 100 ईयर्स के बाद 15 दिसंबर 2003 को ओपन किया गया। इस म्यूज़ियम की ओपनिंग आवर्स जो हैं वो सुबह 10 AM से शाम को 5:30 PM तक के हैं। पार्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और पार्किंग फ़ीस जो है वो $15 है। 4 PM से लेके 5:30 PM तक पार्किंग फ्री है। इस म्यूज़ियम की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। ये वो म्यूज़ियम है जिसके मंथली मिलियंस ऑफ डॉलर इस पे लगाए जाते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन पब्लिक के लिए ये फ्री है। दुनिया के आप किसी और भी हिस्से में चले जाएं, लंदन हो, यूरोप हो, किसी भी जहाँ पे आप चले जाएं तो आपको म्यूज़ियम में एंट्री की फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एंट्री की कोई भी फ़ीस नहीं है। वाशिंगटन डीसी में जितने भी म्यूज़ियम हैं स्मिथसोनियन के अंडर, वो सब फ्री हैं। ये सारा साल खुला रहता है स्वाए क्रिसमस वाले दिन। सो इट्स ओपन 364 डेज़ अ ईयर। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका के सुपर पावर बनने में क्या चीज़ें हैं उसके पीछे, तो उनमें से एक चीज़ मैं आपको आज इस म्यूज़ियम में दिखाता हूँ। ये है इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट। मैं इस म्यूज़ियम में पहले भी कई दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ ऐसे लगता है कि जैसे पहली बार ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। कौमों की तरक्की के पीछे एक और जो चीज़ है वो उसके हैं लोग। इस सेंटर को बनाने में एक आदमी जिसका नाम स्टीवन वुडवार्ड हेज़ी था, उसने $65 मिलियन की डोनेशन की और स्मिथसोनियन ने इस सेंटर का नाम जो है उसके नाम पे रख दिया। तो ये है स्टीवन वुडवार्ड हेज़ी सेंटर। इस म्यूज़ियम में हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं। आलमोस्ट 170 के करीब प्लेन मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ पे ये है बोइंग का प्लेन और वो सामने है एयर फ्रांस का कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक। अगस्त 16, 1945 सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा जापान के ऊपर एटम बम गिराया गया। आपके सामने ये जहाज़ जिस पे 82 लिखा हुआ है, ये है बोइंग का B-29। इसको सुपर फोर्ट्रेस भी कहते हैं और ये जहाज़ एग्जैक्टली यूज़ हुआ था उस एटम बम को गिराने में। इस वक्त एक गाइड जो है वो इसकी हिस्ट्री बता रहा है। आए हम उसकी ज़ुबानी इसकी हिस्ट्री सुनते हैं। One of those 4,000 built called the Enola Gay. So there's really two stories that I'll be presenting with you as short as reasonable.
bombings. Let's go back to 1940. And why so? Here we are, say, in the United States, and we understand the war in Europe has just started with Germany invading Poland September 1939. The war in the Pacific, it started in 1937, Japan invading China. And the United States was bound to get caught up in that. And the military is already thinking, well, what if England should fall to Germany? We would not have friendly bases, air bases, to take our planes over to England and then fly on to Germany. Initially, that would be the bombers. Well, it's loosely 800 air miles from England to Germany, and back another 800. The bombers had the range, but what if England should fall again? We can't land up there. We need a long-range bomber. So the Army Air Corps put out a contract, the Boeing company won it, to develop what is this B-29 bomber, the most sophisticated one of World War II. And the reason it's sophisticated is because it's a pressurized fuselage. So for the roughly 11 airmen inside the airplane, when they are not opening the bomb bays, the airplane could be pressurized. They would not have to wear breathing assist or heavy coats to stay warm. The airplane would fly typically at 30,000 feet, and so on. So it's pressurized. That's one way it's sophisticated. Another, it may be hard to see, but there's a dome, a white radome underneath the fuselage covering a radar antenna. And the radar is the sophisticated part looking down at night to look through the night and cloud-obscured cities, to align their maps with their targets before dropping bombs. It's also sophisticated because the conventional B-29 would have 4 gun turrets, not on Enola Gay though, but one twin 50 caliber would be here, 4 50 calibers above, and in the rear fuselage, top and bottom, a pair of twin 50 calibers. And these would be controlled by gunners who are behind the left and right wing with remote control. Vacuum tube computers for that era would remote control these 4 gun turrets. Quite lethal to ranges of about 1,000 yards. Sorry, as I talk, I pulled the mast down. And there's also a manned twin 50 caliber machine gunner, at the opposite end of the aircraft. Additionally, it's sophisticated because of those big wings. They're long.
और ये आपके सामने जो है ये है जी कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक प्लेन। ये 1976 से लेके 2003 तक ऑपरेशनल था। 2003 में इसको रिटायर कर दिया गया। इसकी टॉप स्पीड जो थी वो थी 1350 माइल्स पर आवर। और इसकी एक जो फास्टेस्ट फ़्लाइट है वो है लंदन और न्यूयॉर्क के दरमियान 2 आवर्स एंड 52 मिनट्स की। You said you flew on one of these, right? I'm so happy that
आपके सामने जो प्लेन नज़र आ रहा है ये है लॉकहीड का SR-71 ब्लैकबर्ड, और ये कहते हैं जी ये फास्टेस्ट जेट एवर फ्लोन। Project. So a lot of things are being taken off display. In fact, I don't know if we get up to the catwalk. Second level. तो अभी अब हम चलते हैं इन स्पेस सेंटर की तरफ, और सामने आपको नज़र आ रही है डिस्कवरी शटल, स्पेस शटल। ये यूएसए की तीसरी शटल थी। सबसे पहली थी एंटरप्राइज, दूसरी थी कोलंबिया एंड तीसरी थी डिस्कवरी। इसकी पहली फ़्लाइट 1984 में थी और इसने टोटल 39 फ़्लाइट्स की हैं स्पेस में, और ये फिर 2011 में रिटायर कर दी गई और फिर ये इस म्यूज़ियम में डिस्प्ले में है। Most people would say militarized is not. Some people would say it wasn't real. It was a real first shuttle, but this wasn't really sustained. Look, Kirby, that's the door. That's the door. That's the... They must have had a ladder. Look at how... Yeah, it's got windows on it. And then, Milton, Herbie, do you see those big hinges? Those big hinges, those are doors that move. को नज़र आ रहा है ये इसका गेट है, इसका दरवाज़ा है अंदर एंटर होने का।
Some material about the waterproof tile. Here's what I mean by that. Those tiles were solid, and mostly air inside, and they're solid material. And when the metal was ready to be mounted, it would sometimes sit outside in the night for weeks and weeks and weeks. And down there in Florida, it's a very humid environment, and water would gather in the tile. They didn't like that because water would add a lot of weight to the spacecraft. And so to keep water from collecting inside there, they put it in cool in there, especially Annesini catatsınlar o tetiklerini runway, or if necessary to land in the water. And these two floats, one on the other way, would keep it from tipping over. But specific on this airplane,
तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये जहाज़ के इंजन हैं डिफरेंट काइंड के। तो दोस्तों इसके साथ आज का हमारा ये मुख्तसर जो है टूर इस एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम का ख़त्म होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।